नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे आतंकी साजिश की। जम्मू कश्मीर में सेना शांति बहाली में जुटी रहती है, लेकिन अशांति कश्मीर को अशांत करने की साजिश में लगे हुए हैं। भारत को उकसाने में लगे हैं, सेना के खिलाफ साजिश करने में जुटे हुए हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कैसे आतंक और उसके पालने वाले देश पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकाने को तबाह किया गया था। उसके बाद भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। आतंकियों ने एक बार फिर पुलवामा पार्ट 2 की प्लानिंग की थी। आतंकियों के निशाने पर सीआरपीएफ के 400 जवान थे। आतंकियों के निशाने पर 20 गाड़ियां थी। आतंकियों के मंसूबे एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने की थी, लेकिन सेना ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। सेना ने 40 किलो विस्फोटक से लदी कार को ध्वस्त कर दिया और आतंकियों के अपमान को भी खाक कर दिया। सेना के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकियों को सेना सूद सहित वापस करेगी। ऐसा पहले भी हुआ है। सेना आतंकियों से सटीक हिसाब करती है। अब सवाल है कि आतंकियों के पास 40 किलो विस्फोटक कैसे पहुंचा। सीमा पार से फिर भारत को दहलाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान फिर आतंकियों के जरिए भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहा है। इतनी बड़ी साजिश बिना आतंक के आकाओं के इशारों से नहीं रची जा सकती। पाकिस्तान का क्या है टेरर प्लान? पुलवामा पार्ट 2 साजिश का एनआई करेगी खुलासा, और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे लोकतंत्र में। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलवामा में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की मदद से एक बड़ा आतंकी हमला होने से टल गया। सुरक्षा बलों ने आईईडी से लदी सेंट्रो कार को समय रहते ही ट्रैक किया और उसे डिफ्यूज कर दिया। हालांकि कार ड्राइवर आतंकी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। खुफिया एजेंसियों को पिछले एक हफ्ते से इनपुट मिल रहे थे कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मिलकर आत्मघाती हमले की फिराक में है। इसके लिए कार बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा, और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। अपना बीटीएस स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। पक्की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की नाकेबंदी की, जिसके बाद आतंकी ने गाड़ी घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा। आतंकी अंधेरे में चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन कार वहीं छूट गई। सुरक्षा बलों की तुरंत कार्रवाई से बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए, ये जो आज का इंसिडेंट है, ये दर्शाता ये है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और मिलिटेंट हैं, वो अपने कार्रवाई में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के कहने पे वो जो करना चाह रहे हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं। पर साथ में ये भी दर्शाता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अब खड़े हो गए हैं और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आज का जो इंसिडेंट है वो भी इसी संदर्भ में है कि इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी कि भाई ऐसा एक कोई सिलसिला ये करने में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। Very well done by the security forces of foiling this bid and foiling this big attack like the Pulwama. And this, in fact, since 4-5 days there was an intel that this kind of situation would happen and the car would be carrying an ID, and that is why the security forces were upright and they were very alert. Must congratulate the security forces and the intelligence agencies for being alert and intercepting a huge quantity of explosives. कार पर कठुआ के 2 पहिया वाहन की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कठुआ जम्मू संभाग का सीमांत क्षेत्र है और यहाँ हीरानगर के इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है।
ऐसे में कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक भी जताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार पाकिस्तान हमेशा यही नापाक हरकत करता रहता है कि किस तरह से भारत में आतंक की साजिश को वो लगातार यही करता है, और भारत में लगातार जिस तरह से आतंक को वो लगातार बढ़ाता रहता है, उससे यही दिखता है कि किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और चर्चा को शुरू करते हैं। आपको सभी मेहमानों से हमारा परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी जुड़ चुके हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर जी जुड़ चुके हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी जुड़ चुके हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ चुके हैं, आप एडिटर एपीएन के हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र कुमार ओझा सर आपसे है कि सर एक गाड़ी में 40 किलो आईडी मिलना यही दर्शाता है कि शायद पुलवामा 2 हो सकता था यहाँ पर। देखिए, इतना बड़ा एक्सप्लोसिव अपने आप तो हो नहीं सकता है जी। इसके पीछे बहुत लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी, बहुत लोगों ने मिलकर प्लान किया होगा, प्लान करके ऑर्गेनाइज किया होगा। दूसरा, इतने बड़े एक्सप्लोसिव का यहाँ पे आना, यानी उनका लोकल लेवल में कोई न कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर है जिस सपोर्ट स्ट्रक्चर ने फैसिलिटेट किया होगा। तो ये जबरदस्त कामयाबी है सुरक्षा बलों की, उनकी दाद देनी चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इसको समय रहते पकड़ लिया। लेकिन जो चिंता की बात है, वो चिंता की बात ये है कि ये सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारे देश के अपने टेरिटरी पे फ्लरिश कर रहे हैं। दूसरा, जो ताकतें उनको मदद कर रही हैं, जो सीमा के उस पार हैं, वो अभी भी बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मेजर जनरल पीके सर आपसे है कि एक तरफ जहां 40 किलो आईडी बरामद होता है, वहीं इसको उड़ा दिया जाता है। एक तरीके से जो पाकिस्तान है उसको ये हमारी तरफ से चेतावनी है कि इस तरह के जो उसके मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे भारत में। जी, जहाँ तक सुरक्षा कर्मियों का ताल्लुक है, उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है जी। बहुत अच्छा तालमेल था सीआरपीएफ के बीच में, लोकल पुलिस के बीच में और आर्मी के बीच में। उनको पुख्ता इन्फॉर्मेशन थी कि एक गाड़ी मूव कर रही है जिसमें 40 से 45 किलोग्राम आरडीएक्स है जी, और ये बड़े हादसे को अंजाम देने वाले हैं। तो आसपास के तमाम जितने भी इलाके थे उनको खाली कर दिया गया था, और जितने भी रूट्स थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर कड़ी नजर बना रखी थी। ये गाड़ी जब इलाके पर आई तो इसके ऊपर फायर किया गया, और जब फायर किया गया तो गाड़ी आगे जाके रुक गई और ड्राइवर ने गाड़ी को अबेंडन कर दिया और वहां से भाग गया जी। बाद में जब गाड़ी के ऊपर सही आप उसके ऊपर निगरानी रखी गई तो जब देखा तो उसके अंदर एक ब्लू ड्रम के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर आरडीएक्स था, और शायद उसमें कुछ और भी लगाने थे किसी और जगह पर, और उनकी कोशिश थी एक बड़े हादसे को अंजाम देना जाए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज कॉन्वॉय को या जो कोऑर्डिनेट सर्च आते हैं उनको टारगेट किया जाए। और 40 से 45 किलोग्राम जो आरडीएक्स है, ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है, शायद पुलवामा से भी ज्यादा होना था। तो अगर इसको 40-45 किलोग्राम को अगर पार्लियामेंट हाउस में विस्फोट किया जाए तो पूरे पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर सकती है, इतना खतरनाक है। लेकिन वंस अगेन एक किस्म से फेलियर है कि 40 से 45 किलोग्राम उन्होंने इकट्ठा करने में काफी समय लगा होगा जी। पिछली बार पुलवामा में भी तकरीबन 40 किलोग्राम आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था, और इसको कलेक्ट करने में हमको काफी समय लगा था, काफी दिन लगे थे। इसके बारे में हमको कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इट वॉज अ ग्रेट फेलियर। लेकिन आप देखो, जब पुलवामा हुआ, उरी हुआ, इससे पहले उधमपुर हुआ, गुरदासपुर हुआ, हर समय हमने साफ तौर पर कहा कि बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर है। इस बार इंटेलिजेंस बहुत इम्प्रूव हो चुका है, हर प्रकार की पुख्ता इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, हम पहले से ही इंतजार कर रहे थे, और एन मौके पर हमने उनको दबोच लिया और बहुत बड़े हादसे को अंजाम से रोक दिया। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इसके पीछे जो है हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद दोनों इन्वॉल्व है, और इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो साफ तौर पे कहेगा हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये लोकल टेररिस्ट के माध्यम से हो रहा है, और वास्तव में जो कश्मीर हो रहा है ये होम ग्राउंड टेररिस्ट की कार्रवाई है जी। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि हैंडलर्स पाकिस्तान में है
और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों इन्वॉल्व हैं। सैड थिंग इज कि जो इसका ड्राइवर था, जो आतंकवादी था जी, वो भाग निकला। अभी बड़ा लाजमी है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके पीछे कौन थे और किसका हाथ था वो जानना बड़ा लाजमी है, ताकि उन लोगों के पूरे रिंग को बर्बाद किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। मैं बधाई देना चाहूंगा सिक्योरिटी फोर्सेस को जी, कि बहुत बड़ी सक्सेस थी और एक बहुत बड़े अच्छे से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को बचाया। देश की छवि को नुकसान पहुंचता। इस समय हम वास्तव में दो युद्ध में पहले लगे हुए हैं। एक तो पेंडेमिक के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है और दूसरा हमारी फौजें जो है चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जबरदस्त साजिश थी कि हिंदुस्तान को इस मौके का फायदा उठा के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हमारी अलर्टनेस ने हमको इस नुकसान से हर प्रकार से बचा लिया। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा ब्रिगेडियर थापर सर आपसे है कि इतनी भारी मात्रा में आईडी बरामद होना कहीं ना कहीं ये तो साफ दर्शाता है कि बिना पाकिस्तान की मदद के ये उपलब्ध नहीं हो सकता था इन लोगों को। तो साफ है कि पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी साजिश रचा जा रहा है। देखिए, मैं सरप्राइज नहीं हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान से इस किस्म की हरकत, क्योंकि आप देखिए पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी ने 370 आर्टिकल हटाया और एक तरीके से कर्फ्यू एस्टैब्लिश किया, तो पाकिस्तान इंटरनेट ले लिया, तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, अपने कार्डर्स को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाया। तो जुलाई के बाद कुछ टेररिस्ट हरकतें बिल्कुल नहीं हुई पिछले साल। तो इस साल जब मार्च अप्रैल के बाद पासेस खुले, तो इन्फिल्ट्रेशन आपने देखा होगा, दबा के इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट ने, और नाइकू के किल होने तक, एनकाउंटर होने तक काफी टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स हुए। तो ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश बराबर है उसकी, कि जो टेररिज्म का लेवल है उसको रेज करे। पिछले साल से ज्यादा हरकतें नहीं हुई, इसलिए ये मुझे उम्मीद थी कि वो ये ऐसी कुछ हरकत करेगा। और जैसे आपने कहा, पाकिस्तान की मदद के बगैर इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव एक जगह पे इकट्ठा लाना, प्रोवाइड करना बहुत नामुमकिन है। दूसरी चीज जो है, साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां, ये हार्डकोर एरियाज हैं जहां पर काफी सपोर्ट मिलता है टेररिस्ट को। तो जी, कुछ लोगों ने भी मदद जरूर की होगी, वो धीरे धीरे निकल आएगा बाहर, छुपने में, गाड़ी और एक्सप्लोजिव छुपाने में, टेररिस्ट को छुपाने में, मदद करने में, ये सब धीरे धीरे बाहर निकल आएगा। जैसे जनरल साहब ने कहा कि मैं दूसरी उम्मीद भी इसलिए करता था कि चाइना के साथ थोड़े से हालात हमारे नाजुक हैं इस टाइम, तो हमारी फोर्सेस मूव कर रही हैं, तो मुझे इसलिए भी शक था कि पाकिस्तान कुछ उस सिंक में कुछ हरकत करेगा नेशनल हाईवे के ऊपर, ताकि हमारा थोड़ा सा ध्यान भटकाए इस तरफ, ताकि हम उधर से, क्योंकि बिल्डअप का एक्सेस एक ही है इधर, तो उसकी हरकत है कि चारों तरफ हमको कमिट करवाए पाकिस्तान, ताकि हमको एक जगह पे हम फोर्सेस को इकट्ठा न कर पाए। बिल्कुल। सवाल मेरा अजय कौल जी आपसे है, जिस तरह से मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू को मार दिया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है और जो नापाक साजिशें लगातार भारत में आतंकी को भेजने की कर रहा है और आतंकी साजिश जो कर रहा है, जो मौजूदा स्थिति बनी है और जो मौजूदा घटना है, ये भी उसी ओर इशारा कर रही है। नहीं, मैं नाइकू के लिंक इसका देख नहीं रहा हूँ। इस जो आज का मतलब हुआ है इंसिडेंट, या जो फाइल हुआ है अटेम्प्ट, पहले तो बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन टू सिक्योरिटी फोर्सेस जो इन्होंने इतना बड़ा अटेम्प्ट जो फाइल किया है। बट मैं, जैसे कर्नल थापर, ब्रिगेडियर थापर कह रहे थे कि ही वाज एक्सपेक्टिंग, इनफैक्ट आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आप देख लीजिए कि इमरान खान कई दिनों से, कई वीक से, हफ्तों से इनफैक्ट कह रहे हैं कि इंडिया विल स्टेज अ फॉल्स फ्लैग, इंडिया विल गो फॉर फॉल्स फ्लैग। तो दैट वाज, आई थिंक, आई सी, जो एक इंडिकेटर था कि भाई कुछ टेररिस्ट विल डू समथिंग बिग, सो दैट इंडिया ऑल्सो, लाइक लास्ट टाइम जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इंडिया वेंट फॉर बालाकोट हिट। तो
ऐसा कुछ करे, बिकॉज एज पाकिस्तान हैज़ फेल्ड इन इंटरनेशनलाइजिंग कश्मीर आफ्टर 370 ख़त्म हो गया। तो अभी OIC का जी आप मीटिंग देखिए तो उसमें भी वहाँ पे फेल्ड। तो कुछ ऐसा कराए, कुछ बड़ा मेजर टेरर अटैक कराए कि जिसमें इंडिया को एक कमिट करवाए, जैसे बालाकोट में कमिट करवाया था कि यू हैव टू गो फॉर अ स्ट्राइक, यू हैव टू गो फॉर हिट बैक। तो इस टाइम पे जैसे अभी चाइना के साथ भी इंडिया एंगेज्ड है LAC पे, तो इसीलिए इस टाइम पे अगर ऐसा कोई मेजर टेरर अटैक हो जाता तो इंडिया के लिए मतलब यू हैव टू अगेन देन गो फॉर अ हिट लाइक बालाकोट, यू हैव टू हिट बैक। तो उस सिचुएशन में देन यू हैव टू एस्केलेट द सिचुएशन। आइडिया इज टू एस्केलेट एंड सो दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी गेट्स इन्वॉल्व एंड देखो कश्मीर में क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। सो होल अटेम्प्ट इज दैट। सो जब से इमरान खान कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग, तो तब से मैं इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ ना कुछ मतलब आई वॉज फेयरिंग कि कुछ दे विल डू। सो मैं नाइकू का लिंक इसमें नहीं देख रहा हूँ। सो मे बी आई विल आस्क द जनरल साहब, हाउ डू यू सी माई असेसमेंट? आप मेरा ये असेसमेंट था कि जनरल साहब, ये सवाल मुझसे? जी जनरल साहब आपसे। जनरल साहब आपके साथ बैठे हैं। अच्छा ठीक, जनरल साहब आवाज नहीं सुन पा रहे। मे बी ब्रिगेडियर थापर, मेरा ये असेसमेंट है। हाउ डू यू सी दिस? आई टोटली एग्री विद यू। आपने जो असेसमेंट किया वो मैंने भी तकरीबन वैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि देखिए ऐसा है, जब प्रधानमंत्री जी ने 370 निकाल दिया तो पाकिस्तान को उम्मीद ही नहीं थी कि ये होगा, तो उन्होंने इस सिनेरियो के लिए प्लानिंग तैयार नहीं की। तो सडनली उनके पास कुछ बचा ही नहीं करने को, और और सारे इंटरनेशनल मुल्कों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये अंदरूनी मामला है। तो पाकिस्तान के पास कोई फेट कंपनी कुछ नहीं बचा कि वो क्या करें कश्मीर में, बजाय उनका सिर्फ एक ही मकसद कर सकते थे कि थोड़ा सा वायलेंस को बढ़ाएं ताकि इंटरनेशनल ओपिनियन फिर से दोबारा से फेवर में लिया जाए। तो वो मेरे हिसाब से काफी हद तक नाकाम रहे हैं इमरान खान और पाकिस्तान कश्मीर में। पिछले तकरीबन एक साल से काफी पीस है कंपेयर टू इतने टाइम पहले। काफी वायलेंस बहुत कम हुआ है। तो कोशिश लगातार है, और ये भी एक उसी कोशिश का हिस्सा था जो फॉर्चुनेटली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। मुझे तो ब्रिगेडियर साहब ये भी लग रहा है कि अगर ये अटैक हो पाता, मतलब अगर हैड दे सक्सीडेड, मे बी दे वुड हैव गिवन दैट नेम, जो क्या वो रेजिस्टेंस फ्रंट है जो भी वट एवर इट्स कॉल्ड। सो जैसे बिकॉज लास्ट टाइम जो पुलवामा लास्ट ईयर का अटैक हुआ था, एट दैट टाइम ऑल्सो दे ट्राई टू गिव ए लोकल कलर के, लोकल लड़का था, पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद इट एंड ऑल। So I guess maybe they would have tried this also because जो resistance front को जो they want to promote as an alternative to लश्कर तैयबा or whatever। क्या आप एग्री करते हैं? ये आपकी बात सही है। देखिए वैली में अभी लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है पिछले 15-20 साल से, और काफी हद तक सपोर्ट, जो लोकल सपोर्ट है, बहुत कम हो गई है। आपको जैसे पता है कि 200-250 टेररिस्ट हैं पूरे वैली में, जिसमें से काफी आधे के करीब पाकिस्तान से हैं, या थोड़े से पाकिस्तान से थोड़े कम हैं, लेकिन इतनी सपोर्ट रह नहीं गई और लोगों को पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति में विश्वास होना शुरू हो गया है। हाँ, थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज हैं 370 के बारे में और सिटीजनशिप के बारे में, वो लगते रहेंगे, वो पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन लोगों को पता चल गया है। और खासकर अभी जब पेंडेमिक चल रहा है तो कोई नहीं चाहता कि टेररिज्म बढ़े। तो पाकिस्तान जो कर रहा है उसको सपोर्ट वैली से मिलना लाजमी नहीं है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने जो कार्डर्स हैं, जो उसके अंडरग्राउंड कार्डर्स हैं, जो फेंस सिटर्स हैं, उनको मोटिवेट करे, कुछ करे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। तो एक ऐसी मेजर ऑपरेशन उसको चाहिए था जिससे कि वो एक ऐसा मेजर ऑपरेशन होता है तो उसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ एक्शन भी होता है, कुछ लड़के मोटिवेट होते हैं टेररिज्म को अडॉप्ट करने में या पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने में, तो थोड़ी सी हलचल होती है। लेकिन
सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इसको नाकाम कर दिया वो ये इससे बचा लिया है वैली को फॉर द टाइम भी। जनरल सहगल, कैन यू हियर मी? जनरल सहगल, आवाज आ रही है? मे बी ओझा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आई कैन हियर यू। अच्छा, मैं इनफैक्ट दिस ऑल्सो जो आज जो सक्सेस हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि लोकल जो इंटेलिजेंस है टू सिक्योरिटी फोर्सेस वो नाउ इट्स ह्यूज एंड वेरी स्पेसिफिक। देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज इनफैक्ट कि गाड़ी कहाँ से बन रही है और कहाँ जा रही है एंड ऑल दैट, इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होना, हाउ डू यू सी इट? नहीं, निश्चित रूप से कि बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट था और उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इसको हैंडल किया और हैंडल करके इसको खत्म किया। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं कि एक जगह पे जो हम लोग टर्म यूज करते हैं एक्टिव कोलैबोरेटर्स तो पाकिस्तान के हैं ही, मगर उस एक्टिव कोलैबोरेटर्स होने के बावजूद हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेज भी बहुत मजबूत है। मेरी चिंता की वजह यह है कि देखिए ये होने के बावजूद लेकिन अक्रॉस द वैली, अक्रॉस द बॉर्डर जो मेजर पैराफर्नेलिया है इसको लॉन्च करने का, जो उनका ग्लोबल सपोर्ट स्ट्रक्चर है फंड जनरेट करने का, जो प्रोपेगेंडा करने का, वो चीजें एकदम इंटैक्ट है, वो चीजें मजबूत है। ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की दाद देनी होगी, क्योंकि जब ऐसे टेररिस्ट आपके टेरिटरी पे आ जाते हैं, आपके इसमें आ जाते हैं और आने के बाद उनके पास बहुत इनिशिएटिव होता है, बहुत फ्रीडम होती है कैसे मूव करे, कैसे ऑपरेट करे, ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में लोकल एरिया पे पिन पॉइंटेड ये इंफॉर्मेशन लेके आके इसको टैकल करना बहुत जबरदस्त कामयाबी है। जो ग्राउंड पे फोर्सेज हैं उनकी तो दाद देनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट करके न्यूट्रलाइज किया। और पहले जैसे आप कह रहे थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक होते, क्योंकि एक भी एक्शन उनकी अगर कामयाब हो जाती है ये फोर्सेज के मोरल पे इम्पैक्ट पड़ता है। जो टेररिस्ट होते हैं, पोटेंशियल टेररिस्ट, उनको इंस्पायर करता है। तो इस वजह से ये मैं कहूंगा कि इस से एक साइकोलॉजिकल जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि देखिए ये कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बहुत मजबूत हैं। लेकिन मेरा ये कहना होगा कि इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी पैराफर्नेलिया पाकिस्तान के टेरिटरी में फ्लरिश कर रहा है या जो भी उनका ग्लोबल नेटवर्क फ्लरिश कर रहा है, जो ऐसे एक्टिविटीज को फंड करता है, प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, इंस्पायर करता है, रिक्रूटमेंट क्रिएट करता है, ट्रेनिंग क्रिएट करता है, उसको कंटेन करने की जरूरत है डिप्लोमेटिकली भी और जितने दूसरे चैनल है उन तमाम चैनल से, क्योंकि ये लड़ाई जो है हमारी सरहद पे आ गई है और जो सरहद के हमारी टेरिटरी पे आ गई है, ये मुश्किल लड़ाई हो जाती है। इस मुश्किल लड़ाई में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत जबरदस्त लड़ रही है, लेकिन दूसरे तरीके से भी इनको कंटेन करने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहूंगा आपके असेसमेंट से इत्तेफाक रखते हुए। मैं तो ओझा साहब ये भी सोच रहा हूँ कि इनफैक्ट मे बी पाकिस्तान वांटेड टू प्रोवोक इंडिया बिकॉज व्हेन वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड विद चाइना। की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो हमेशा प्रोवोक करेगा। देखिए पाकिस्तान का जो आपने इमरान खान का जिक्र करते हैं, इमरान खान तो पपेट है, उनकी तो कोई से नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और मैं मानता हूँ अपने रिसर्च इंडिपेंडेंट ये की वजह से कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बावजूद यूएनओडीसी की रिपोर्ट है कि एविडेंसेस बहुत पैची है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी इंसर्जेंसी नहीं है जैसा टेरर बेस्ड अटैक नहीं है जो बिना क्राइम, बिना ड्रग, बिना मनी लॉन्ड्रिंग के वो फंड हो सके। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो दुनिया भर की इसको अटैक नहीं कर पा रही है। तो देखिए पाकिस्तान में जो उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो तो है ही है, मगर इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए जो उनके पीछे मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड को भी तो जरूरत होगी, क्योंकि टेररिज्म और ड्रग और ये क्राइम एक साथ ग्लोबल क्राइम में लिंक है, अकेले नहीं हो सकता है। तो कश्मीर के बहाने जो उनका इंटरनेशनल माफिया होगा या जो भी होगा, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर ये टेररिज्म खत्म हो जाए तो उनका भी ऑपरेशन, उनकी भी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये चीजें सिक्योरिटी फोर्सेज को आमतौर पर ध्यान नहीं आती है। उनको तो पूरी एक टेरिटरी होती है, वास्ट टेरिटरी, उसमें लोग घुस चुके हैं, इक्विप्ड है, उससे उनको बचाना है। अटैक को आप देखिए कितना मुश्किल काम होता है कि लोग आ चुके हैं, उनके पास हथियार है, बॉर्डर फोर्स है, और जो रिलीजन का एंगल वो ला देते हैं। कहीं पर भी दुनिया में, मैं तो 60-70 इंसर्जेंसी पढ़ा हूं, कहीं पे भी अगर रिलीजन का एंगल आ गया, आइडेंटिटी बेस्ड आ गई, तो लोकल सपोर्ट मिलना बहुत लाजिमी हो जाता है। कि कश्मीर के लोगों को भी दाद देनी पड़ेगी कि इतना सब कुछ होने के बाद कश्मीर के लोग बहुत रिस्ट्रेंड है। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उतना लोकल सपोर्ट नहीं है, तो ये चीजें यहाँ पे तो बहुत अच्छी मैनेज हुई है। और ये मैं कहूंगा कि आज की सक्सेस जो है वो बहुत, आपने भी कहा, मैंने भी शुरुआत में कहा कि हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेज को दाद देने की जरूरत है, लेकिन ये लड़ाई जो है ग्लोबल लेवल पे ले जाने की जरूरत है और पाकिस्तान का जो ये माफिया है उसको पूरी तरीके से आइसोलेट और कंटेन करने की जरूरत है।
ग्लोबल लेवल जो है कई मल्टी प्रॉन्ग्ड एक्टिविटी की जरूरत होगी इस पे। ग्लोबल लेवल पे तो FATF में है ही, इश्यूज देयर ऑलरेडी, बट अब इनको तो लाइफलाइन मिल गई थोड़ी ज्यादा बिकॉज ऑफ कोविड। बट हाँ नहीं, लेकिन FATF के अलावे भी मैं कहता हूँ कि FATF के अलावे भी हर एक एरिया पे देखिए, पाकिस्तान में जब तक ये मिलिट्री का और जब तक इस क्राइम सिंडिकेट का वर्चस्व बना रहेगा तब तक उनके हक में है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के भी लोगों के, आम जनता के इंटरेस्ट में नहीं है कि उनकी टेरिटरी पे ये टेररिज्म अगर फैले, टेरिटरी पे अगर उनके टेररिज्म फैलेगा, अगर नहीं होगा और उनको लिबर्टी मिलेगी, वो एक गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज करेंगे तो क्या होगा, ये फोर्सेज मार्जिनलाइज होंगी। तो देखिए ये जो है FATF का एक्शन तो चलता रहेगा, लेकिन उसके अलावे जो है पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है वहां के लोगों के इंटरेस्ट में। और ये जो भी फोर्सेज जैसे UNODC की है उनको भी मजबूत करने की जरूरत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि FATF ने कह दिया ये मिल गया हम चुपचाप बैठे रहे, नहीं, ये एक छद्म वॉर है, ये एक बहुत ही कवर्ड डिफ्यूज वॉर है और दुनिया की मैक्सिमम जो ट्रूप्स है वो कन्वेंशनल वॉर में ट्रेंड है, लेकिन हमारी फोर्सेज जो है देखिए इतने सालों से उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कंटेन करके रखा है। लेकिन इस वॉर के सही डायनेमिक्स के बारे में दुनिया की मेजर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को भी ठीक से उनको एक्सपर्टीज नहीं है। और मेरा मानना है कि इसको तभी खत्म कर सकते हैं जब उनके सारे लॉजिस्टिक्स हम डिसमेंटल करें और सारे चैनल हम इस्तेमाल करें और उसको पैरालाइज करें। बट जैसे तो हम फिर अगली बार इंतजार करते रहेंगे, अगली बार फिर वो आएंगे, कोई ना कोई वो कोशिश करते ही रहेंगे जो पाकिस्तान का ढांचा है। बट जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो इज इन द क्लचेस ऑफ आर्मी इज रनिंग एवरीथिंग, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी इज सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग दैट फेयर दैट इंडिया हमला करेगा और कैप्चर करेगा एंड ऑल दैट। एब्सोल्युटली मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो जो दूसरे तरीके से सिर्फ FATF में नहीं, उनको इकोनॉमिक पॉकेट से लेके हर तरीके से जो चीज उनको मिलता है वहां पे कंटेन करने की जरूरत है। जैसे पिछले दफे भी हम लोगों ने कहा कि नथिंग प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिक्लेयरिंग पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट। जो दुनिया भर के देश हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हमें लॉबी करके उनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रांसपेरेंसी होगी तभी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हो सकते हैं, उस पर इंसिस्ट करना है। और दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने क्या किया कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो वो दौड़ के चले गए पश्चिमी खेमे में, कोल्ड वॉर खत्म हुआ वो दौड़ के चले गए हैं चाइनीज खेमे में। उनकी लॉयल्टी हमेशा शिफ्ट होती रही है। पाकिस्तान एज अ कंट्री नहीं, पाकिस्तान की जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसको थॉरली एक्सपोज करने की जरूरत है और उसके बगैर जो है मेरा मानना है कि ये अटैक रिकरेंट होते रहेंगे। कई सालों से हम लोग इसको झेल रहे हैं और उनका मानना यह है कि जब ये अटैक होते हैं तो होता क्या है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की सर्च, कॉर्डन, ये सारी चीजें पड़ती हैं। लोकल लेवल पे लिबर्टी थोड़ी कर्टेल होती है और जब लिबर्टी कर्टेल होती है तो वो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा लोकल पॉपुलेशन में एलियनेशन हो। इस चीज के सक्सेस के बावजूद जो है, और जब एलियनेशन होता है तो क्या होगा, कुछ रिक्रूटमेंट के लिए उनके कार्डर मिलेंगे, कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलेगा जो लोग उनको अपने घर में बना देंगे। जनरल साइकिल आर यू बैक? आई एम बैक। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क यू, जैसे इंटेलिजेंस इतना स्पेसिफिक मिल रहा है आप कश्मीर में फॉर, आई मीन वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ क्लीन ऑपरेशन, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एंड इतने सारे बड़े नाइको वाइको ऑल दोज पीपल हैविंग किल्ड। सो मैं इनफैक्ट इसको ऐसे देखता हूँ कि जो लोकल पॉपुलेस है दे डोंट वांट टेररिज्म एंड दे डोंट वांट वायलेंस, दे एक्चुअली वांट दीज पीपल टू बी किल्ड। हाउ डू यू सी इट? ये ऑपरेशन 4 चीजें साफ तौर पर दर्शाता है। पहली बात है, किसी भी इंसर्जेंसी को सक्सेसफुल होने के लिए उनको बड़े पैमाने पर लोकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लोकल सपोर्ट उनको उस पासी को नहीं मिल रहा जितना भी पहले मिल रहा था। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर लोकल जो है पुख्ता इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहे हैं मिनट बाय मिनट, जिसकी बदौलत हम जो हर इनकाउंटर में बताते हैं फलाने विलेज में, फलाने घर में, फलाने मंजिल पे 2 टेररिस्ट हैं, जिससे हम कोऑर्डिनेट सर्च में सारे लोगों को तरजीह नहीं देते, उसी घर को कोऑर्डिनेट करते हैं और हर ऑपरेशन में सक्सेस मिल रही है। तो दूसरे लफ्जों में बहुत बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस है, इनपुट हमको लोकल भी आज सामने आके दे रहे हैं। तीसरा, जो आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग है और कोऑर्डिनेशन बड़ा इम्प्रूव हो गया है। पहले जो सीआरपीएफ को इन्फॉर्मेशन होती थी वो आर्मी को नहीं टाइम पर बताते थे, आर्मी के पास होती थी वो बीएसओ को नहीं बताते थे, एक दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन इज पावर, वो अपने पास इन्फॉर्मेशन रखते थे। अभी इंस्टेंटेनियसली इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है और जो आपसी कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अव्वल है, बहुत ही उच्च दर्जे का है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई भी साजिश जो है वैली के अंदर सक्सेसफुल होगी। सर, इस माफी का कोऑर्डिनेशन रहा, इस माफी का इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग रहा और लोकल सपोर्ट रहा।
लेकिन जो हैरानी की बात जो है, जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं दिल्ली के अंदर जो, और हिंदुस्तान के अंदर जो कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो इस हादसे के ऊपर उन्होंने किसी प्रकार से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया होता तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होता, सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान होता, हमारी छवि को नुकसान होता और पाकिस्तान को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती। और इसके पीछे साफ तौर पर पाकिस्तान का हाथ नजर आता है, क्योंकि इमरान खान पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि कुछ ऐसी घटना हो सकती है और हिंदुस्तान हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में उनको मालूम था कि इस माफी का ऑपरेशन प्लान हो रहा है और उनको नहीं लगता था कि उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर वो सक्सेसफुल होता तो कहते हिंदुस्तान हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। वास्तव में मास्टरमाइंड है पीछे पाकिस्तान के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन और जैशे मोहम्मद, उनके अफराद जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अभी ऐसे मौका हिंदुस्तान को उठाना चाहिए। हिंदुस्तान जानता है उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड कहाँ पर हैं, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं, उनकी हर कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, दे आर विद इन आवर रेंज। पॉलिटिकल इनिशिएटिव और पॉलिटिकल डायरेक्शन और डिसीजन चाहिए और उनको तुरंत से खत्म कर सकती है। जी, आप जनरल साहब जब आप डिस्कनेक्ट हुए थे तो मैंने यही बोला था, इनफैक्ट मे बी पाकिस्तान वांटेड टू प्रोवोक इंडिया। हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन के बारे में है, वो बड़ा लाजमी है कि हम उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उनको जल्दी से जल्दी खत्म करें, टेररिस्ट लॉन्च पैड के अंदर ही और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप के अंदर। हमने यकीन करना है कि वो हिंदुस्तान में दाखिल हो ही ना सके, क्योंकि ये जो मेजर टेररिस्ट होता है वो तो पाकिस्तानी होता है, उसके साथ कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो हिंदुस्तान के होते हैं, और वही ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं जो साइमल्टेनियसली हिंदुस्तान पर इंफॉर्मेशन लीक भी कर रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान को चिंता होनी चाहिए जबरदस्त कि हिंदुस्तान को हर समय कैसे इंफॉर्मेशन एडवांस में मिल जाती है। ये साफ तौर पर कि हमने बीन एबल टू ब्रेक इनटू देयर नेटवर्क इन अ वेरी मेजर वे। अभी बड़ा लाजमी है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि उस टेररिस्ट को अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इसके पीछे कौन थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था, ये आरडीएक्स इतने बड़ी तादाद में कहाँ से इकट्ठा हुआ, और ये जो स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये सारी इसके पीछे कौन था। मेजर जनरल पीके सर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर ये नहीं पता चलता, हमारी इंटेलिजेंस को ये चीज नहीं पता चलती, तो शायद ये बहुत बड़ा चीज हो सकती थी, यहाँ पर बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी देश में। मैं लौटती हूँ सर के पास। मेरा सवाल ब्रिगेडियर थापर सर आपसे है कि अगर ये 40 किलो की जो आईडी है, ये हमको नहीं पता चलती, इसके बारे में इंटेलिजेंस को नहीं पता चलता, तो कितना बड़ा ये देश को घटना हो सकती थी यहाँ पर। शायद जिस तरह से पुलवामा का अटैक हुआ था 2019 में, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उस तरह की घटना ही शायद ये दोबारा हो जाती। जी हाँ, मुझे देखिए पुलवामा में जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 100 किलो आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ था एक्सप्लोजिव। ये भ्रम है कि ज्यादा एक्सप्लोजिव होने से ज्यादा ब्लास्ट होता है और ज्यादा नुकसान होता है। 40 किलो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है, और अगर सही इम्पैक्ट हो, सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो उतनी ही डैमेज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अभी उम्मीद नहीं कर रहे लोग, नेशनल हाईवे के ऊपर थोड़े से स्लैग भी हो गए होंगे, साल डेढ़ हो गया है हरकत भी, तो कहीं पे अगर जैम लगा है या कहीं पे जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिकली अगर ब्लास्ट किया जाए तो 40 किलो इसके साथ और भी चीजें डाल के, स्टील बॉल या कुछ डाल के, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता था और काफी कैजुअलिटी हो सकती थी। तो ये 40 और 100 किलो का ना देखा जाए, 40 किलो एक्सप्लोजिव बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। एक अच्छे भले डबल स्टोरी घर को गिरा सकता है अगर ठीक से जगह पे लगाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमने अवॉइड की है, सेव की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंटेलिजेंस ने। दूसरा, एक पहले बात चली थी इंटेलिजेंस की, उसके बारे में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस हमेशा आती रही है वैली में। पिछले 20 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि इंटेलिजेंस लोग सिविलियंस देते रहे हैं, छुप के, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन इंटेलिजेंस हमेशा आती रही है। और जब जब इंटेलिजेंस बढ़ी है, ये एक डिजायर फॉर पीस की तरह से इसको इंटरप्रेट किया है कि लोगों के दिल में है कि
पीस हो और ये टेररिज्म कम हो, इसलिए इंफॉर्मेशन तो देते हैं। तो इंटेलिजेंस हमेशा आता रहा है। और जैसे आपने सवाल जो पूछा कि 40 किलो से बहुत सब्सटैंशियल डैमेज हो सकता था। बिल्कुल सर। ये ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, यू नो बेटर, कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के बगैर होता नहीं, इट कांट बी पॉसिबल विदाउट ओवरग्राउंड वर्कर्स, बट ओवरग्राउंड वर्कर मे बी आई एम रॉन्ग कि उतना हम उनको फोकस नहीं करते हैं एज वी गो फॉर द टेररिस्ट, रियल टेररिस्ट। सो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी इतना ही पैशन के साथ ट्रैक किया जाए एंड ट्रीट देम एज टेररिस्ट एंड मे बी एलिमिनेट देम सो दैट देयर इज अ स्केयर अमंग देम सच पीपल? तो आपने बिल्कुल सही बोला कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के पास सबकी लिस्ट है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो फेंसिटर्स हैं और जो हमारी साइड पे हैं। हर एक को पोस्ट कमांडर, एसएचओ को आइडिया है कि कौन क्या है। लेकिन आप देखें, हजारों में संख्या होती है पूरी वैली में, तो हर एक को 24 घंटे मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। तो उस वजह से कुछ एक दो हाथ से निकल जाते हैं और वो उनको एक मौका चाहिए होता है एक्शन करने का, तो वो कामयाब हो जाते हैं। कहीं काफी बार हो जाते हैं, काफी बार नाकाम होते हैं। क्योंकि तो ये इस शक में नहीं रहना चाहिए कि हम ओवरग्राउंड वर्कर्स को मॉनिटर नहीं करते। नो, माय पॉइंट एक्चुअली ये था कि लाइक ओवरग्राउंड वर्कर्स आर, आई मीन लॉज आर वेरी माइल्ड ऑन देम एज कंपेयर टू टेररिस्ट. If we also treat them as terrorists, maybe there is a scare among such people, potential people who can go for such things. You're right. आप देखिए, मैं जैसे because they are equally responsible for terrorism, so they should be treated as terrorists. जी हाँ। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो इससे थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, कि जैसे हर एक हुर्रियत के थ्रू उन्होंने क्या किया हुआ है पाकिस्तानियों ने कि हर एक गांव में मुख्य ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं जी। जब कोई फ्यूनरल होता है तो वो लोगों को बोलते हैं, या कहीं पे एनकाउंटर होता है तो वहां पर पत्थरबाजी के लिए लोगों को भेजते हैं, वो मॉनिटर करते हैं कौन कौन नहीं गया। और फिर आपके रात को 12 बजे एक विजिट होगी किसी टेररिस्ट के कि आप क्यों नहीं गए, तो वो डराने का जो माहौल पैदा रखते हैं 24 घंटे। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं एक पूरे टेररिस्ट। सो मेरा पॉइंट ब्रिगेडियर साहब यही है कि उन डराने वालों को डराना है। जी हाँ, हम डराते हैं, लेकिन आप जो एक स्कूल टीचर है मान लीजिए, या गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो ओवरग्राउंड थोड़ा वर्कर भी है, आप हम पाकिस्तान तो है नहीं कि हम उसको जेल में बंद कर दें या मारें। जी हाँ, विजिट होती है, उसको जाके वार्न किया जाता है, लेकिन दूसरे देशों की तरह हम एक सिविलाइज तौर तरीका है। कुछ ऐसे देशों, पाकिस्तान में तो वो गोली मार देते हैं या अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो वो नहीं होता, वो फर्क है। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान की तरह करे, बट आई एम सेइंग कि वी आर माइल्ड, एज यू आर नाउ कंफर्मिंग कि वी आर माइल्ड। नो, आई विल नॉट एग्री वी आर माइल्ड, बट वी आर केयरफुल, वी आर अ लिटिल केयरफुल, वी आर लिटिल हेल्ड बैक बाय द डेमोक्रेसी। थोड़ा सा नहीं, जहां जरूरत है वहां पर हम हार्ड एक्शन भी ले सकते हैं। JNK पुलिस एक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट पुलिस है और बहुत 20-25 साल से बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं वो, और वो बड़े केपेबल हैं इस किसी से भी इंफॉर्मेशन निकलवाने में। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा और हो सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन सहगल साहब से पूछूंगा। जनरल सहगल, व्हाट डू यू से? अरे भाई बात तो करो, कौन मिला? हेलो, मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो मैं जानना चाहूंगी जितेंद्र कुमार ओझा सर आपके पास कि सर आपसे ये जानना चाहूंगी, ये समझना चाहूंगी कि ऐसी क्या ज्योग्राफी है पुलवामा की कि लगातार आतंकी पुलवामा को ही निशाना बनाते हैं? देखिए, वो तो जहाँ पे फील्ड पे लोग हैं, ब्रिगेडियर साहब अच्छे से आंसर कर सकते हैं। उसकी जगह की बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां से ट्रूप की मूवमेंट होती है, तो उनको लगता है कि थोड़े एफर्ट से वो ज्यादा जो है डैमेज कर सकते हैं और अटेंशन उनको ज्यादा मिलेगी। देखिए, इस अटैक का मकसद ये है कि इस अटैक के जरिए आप किसी देश को शिकस्त नहीं दे सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। उनका मकसद है पब्लिसिटी गैदर करना, और पब्लिसिटी गैदर करने के बाद जो है इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। टेररिज्म में देखिए, एक्चुअल वायलेंस में जो भी कैजुअलिटी हो, उससे ज्यादा इम्पैक्ट मोरल पे पड़ता है, किसी भी देश या किसी भी सोसाइटी की साइकी पे पड़ता है। यहाँ पे ये इससे करना चाहते होंगे कि एक दफे उन्होंने किया था और ये
साबित होगा कि उस जगह को जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिफेंड नहीं कर पाई, एक तो ये वजह होगा कि हमने उसी जगह पे दोबारा पिन पॉइंटेड अटैक किया, तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा भी है पुलवामा का है क्योंकि वो एरिया जो है ग्राउंड पे उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो उस वजह से वो साइकोलॉजिकल मैसेज देने के लिए वो करना चाहते हैं, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं सवाल पूछना चाहूंगी ब्रिगेडियर थापर सर आपसे कि आतंकियों को लगातार पाकिस्तान ये बढ़ावा देता है कि वो भारत में जाए और नापाक हरकत करे, उसका भारत लगातार जवाब देती रही है, लेकिन बार बार ये भी देखा जाता है कि जनरल बाजवा हमेशा कश्मीर पर उकसाऊ बयान भी देते आए। सॉरी, मेरे को आपका सवाल बीच में थोड़ा सा ऑडियो कम हो गया, आप रिपीट करेंगे प्लीज। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आतंकियों को लगातार भारत में घुसपैठ कराता है पाकिस्तान, और भारत हमेशा उसकी साजिश को नाकाम भी करता है, लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के जनरल बाजवा वो हमेशा कश्मीर को लेकर भी उकसाऊ बयान देते आए हैं। देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का एक ही मुद्दा है सर्वाइवल का, वो है एंटी इंडिया, और कश्मीर उसके लिए बहुत जरूरी है। कश्मीर के मुद्दे को वो दे कैन नॉट लेट इट डाई डाउन, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो उनके पानी का क्या होगा। असली लड़ाई कश्मीर की थोड़ी है, असली लड़ाई तो उनके पानी की है जो हमारे कश्मीर से जा रहा है उनके पास। तो वो नहीं चाहते कि उनके पास जो पानी आ रहा है वो किसी और स्टेट कंट्रोल करे, कोई भी मुल्क ऐसे नहीं जाएगा। तो कश्मीर का तो एक बहाना है कि इसको इंटरनेशनलाइज और रखना और ऐसे हालात पैदा करना के अनसेटल्ड रहे। तो अगर कश्मीर सॉर्ट आउट हो जाए, पॉलिटिकल जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो मान लें और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आ जाए वो कश्मीर में, तो पाकिस्तान को तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उनकी आर्मी की, बाजवा की, उनकी किसी भी प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कोई भी उनका प्रधानमंत्री होता है, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या अभी इमरान खान, जब पावर में नहीं होते तो हिंदुस्तान के साथ पीस की बात करते हैं, लेकिन जो ही पावर में आते हैं वो वो कश्मीर शुरू कर देते हैं, क्योंकि आर्मी डिक्टेट करती है फॉरेन पॉलिसी, खासकर इंडिया के अगेंस्ट। तो वो उनको कहती है नहीं, ये आप ये बयान करेंगे और ये काम होगा। जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का कोशिश होती है या हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर की कोशिश होती है अटल बिहारी वाजपेयी थे या प्रधानमंत्री मोदी थे कि थोड़े हालात बेहतर हो, तो कोई ना कोई, कभी पठानकोट हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ हरकत पाकिस्तान की आर्मी करवा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हालात बेहतर हों। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा इस पे। जी सर। देखिए, ये इतना आसान नहीं है, पूरी पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही बनी हुई है एंटी इंडियनिज्म पे, तो कुछ भी क्यों ना हो जाए वो कभी भी हिंदुस्तान से दुश्मनी छोड़ नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान को डरा हिंदुस्तान के नाम पे अपनी जनता को डरा के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे लोग हैं वो अपने सत्ता में काबिज हुए हैं। शुरुआत में भी देखा जाए कि जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना उसके 10 दिन के भीतर 20 अगस्त 1947 को बलूचियों ने कह दिया था कि हम आजाद हैं, और कितना बलूचिस्तान के जो थे बूचर बलूचिस्तान सिक्का खान, जिनको 1971 में बांग्लादेश में भेजा गया। देखिए, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, पाकिस्तान एक नॉर्मल देश तो बिल्कुल नहीं है। इस्लाम के नाम पे उन्होंने एक देश क्रिएट कर लिया। अब जब से वो देश क्रिएट किया तो हर तरीके से कोई न कोई नया काम करते रहे हैं, और नए काम में एक ही चीज है, वो है हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाना। जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हो गया तब भी जो एक वहां की पंजाबी वहाबी सुन्नी लॉबी है उसके खिलाफ जो है शुरू हो गई, और ज्यादा पाकिस्तान के भीतर भी विरोध शुरू हो गया। आज आपको पता है कि किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान से लेके और दूसरा बलूचिस्तान से लेके या उनके बॉर्डर प्रोविंसेस में ये है, उन्होंने जानबूझ के इस्लामिक रेडिकलिज्म करना शुरू कर दिया। तो ये आसान नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है, और पाकिस्तान की जो पावर स्ट्रक्चर है उसको सर्वाइव करने के लिए हम कुछ भी क्यों न करें, वर्तमान हालात में वो भारत के खिलाफ नफरत फैलाएंगे ही फैलाएंगे। कश्मीर नहीं हो तो कुछ और हो, पानी वगैरह मैं मानता हूं कि नॉर्मल नेशन एक्सपेक्ट से हम उम्मीद कर सकते हैं एक नॉर्मल नेशन स्टेट से कि वो रीजनेबल तरीके से बिहेव करे। पाकिस्तान के इस ढांचे से हम रीजनेबलनेस एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं जब तक वहां पे ये इंटरनल डायनामिक्स है, वो हिंदुस्तान से हमेशा झगड़ा करते रहेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा ओझा साहब, ये टाइमिंग, हाउ डू यू सी द टाइमिंग अभी ऑफ दिस प्लॉट? ये नेचुरली देखिए, टाइमिंग ये कि थोड़ी चीजें काम हो गई थी, जैसे हमारे और पैनलिस्ट ने कहा, जब वो चीजें काम हो गई थी तो उनके लोग, आपने कहा कि रियाज नायकू से नहीं देखते,
मैं सोचता हूँ कि एक लार्जर पिक्चर में वो भी फिक्र करता है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ी कामयाबी मिल रही है, स्टेट बन चुका है, सब कुछ अमन शांति से चल रहा है, तो नेचुरली एक साइकोलॉजिकल उनको लॉस लग रहा था। तो अपने आप को अपनी रेलेवेंस एस्टैब्लिश करने के लिए उनको कुछ न कुछ करना था, स्पेक्टेकुलर ये करना था। देखिए जो भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि एक स्पेक्टेकुलर एक्शन करो, जिस एक्शन को बहुत ज्यादा से ज्यादा ये मिले और पब्लिसिटी मिले, और जब ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है तो उनके सारी चीजें बूस्ट होनी शुरू हो जाती है, उनकी रिक्रूटमेंट बूस्ट होनी शुरू हो जाती है, उनकी फंड जनरेशन बूस्ट होनी शुरू हो जाती है, उनकी पब्लिसिटी बूस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसका भी एक जबरदस्त इकोनॉमिक्स है। लोग कहते हैं कि दिस इंडस्ट्री ऑफ जिहाद इज अ $multi-billion इंडस्ट्री, जिसका सिरमौर जो है पाकिस्तान है, और वो यहाँ की बात नहीं है। यहाँ पे जिहाद वो करता है तो देखिए कि अफगानिस्तान का ड्रग ट्रेड उसके हाथ में बहुत अच्छे से आ जाता है, तो उसके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन बहुत चलते रहते हैं। तो देखिए इस चीज को दुनिया के, मैं मानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि ये पैनल पता नहीं कितना ये है कि इस युद्ध की कॉम्प्लिकेशंस को हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो कश्मीर का एक सिंबॉलिक वैल्यू भी उनके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है, और इसके बहुत सारे जो है स्पिन ऑफ्स हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को वर्ल्ड वाइड क्लाउड देती हैं। अगर वहां पे इररिलेवेंट हो जाएंगे तो नेचुरली अफगानिस्तान में भी इररिलेवेंट होंगे। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ समझौता कराने के लिए अमेरिका भी उनके पास आई, तो उनकी एक एरिया में बड़ी नीश एरिया है, और वो एरिया क्या है? टेरर की इंडस्ट्री। टेरर की इंडस्ट्री में वो बहुत रेलेवेंट है, और कई दफे लोग स्ट्रेटेजिक रूप से नहीं सोचते हैं, सोचते कि चलो टैक्टिकली डील करना है। टैक्टिकली डील करेंगे तो क्या होगा? कहीं पे भी टेरर से बचना है तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनकी मदद कर सकती है। तो देखिए, तो इसके लिए अपने सर्वाइवल के लिए उनको हिंदुस्तान पे हमेशा अटैक करते ही रहना होगा, नहीं करेंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो टाइमिंग इसकी यही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये बोलता हूँ बार बार कि जैसे पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, ये सबको पता है, इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड थिंग, बट ये रोग नेशन अपनी इम्पोर्टेंस इतना बढ़ा के रखा है, जैसे आपने अफगानिस्तान का रेफरेंस लिया, इसने अपनी एक इम्पोर्टेंस, एक रेलेवेंस बना के रखी है। इनफैक्ट अमेरिका हैज आल्सो टू गो थ्रू इट एंड टू टॉक टू तालिबान। देखिए, तो उसी वजह से आप बताएं कि कई दफे कहा गया, जैसे गुलाम नबी पाई का आपको मैंने पुराना ये है, डिफेंस से अलग है, गुलाम नबी पाई बिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत जबरदस्त मिलियंस ऑफ डॉलर जो है, बिलियंस नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर तो जरूर वो उनके पास गए, और वो कहाँ से गए? पाकिस्तान के ड्रग ट्रेड से गए। गुलाम नबी पाई का एक केस जो होगा, एक छोटा सा केस होगा जो पकड़ में आ गया, अदरवाइज पकड़ में नहीं आते इतने सारे, कितने सारे केसेस चल रहे होंगे। जो डेविड हेडली भी जो आया था, तो उसने क्या किया कि वो नकली नोट, उसे बताया कि कितने बड़े क्वांटिटी में नकली नोट उसको मिले थे और नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहा था। तो देखिए, ये जो है एक्चुअल टेरर को करने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए जो टेरर को परपेट्रेट करता है, मगर वो ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम ऑफ पैशन नहीं है कि कोई आदमी जाते जाते इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर दे। आप देखें कि ये 40 किलो ये जो है किसी ने मोबिलाइज किया होगा, मोबिलाइज करके प्रोवाइड किया होगा, प्रोवाइड करने के बाद लोकल लेवल पे लोग रहे होंगे और उसके जरिए जो है वो कर रहे थे। तो ये जो है एक मैसिव अंडरग्राउंड नेटवर्क चल रहा है, और शायद दुनिया की जितनी पुलिस एजेंसीज है, जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है, उतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। ओवरग्राउंड सपोर्टर्स का जहां तक सवाल है, दुनिया के कई देशों में ये शक किया जाता है कि कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिसको पाकिस्तान फंड कर रहा है, और वो लॉबी करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है मजबूत एक्शन कभी हो नहीं पाए, क्योंकि उनकी सर्वाइवल पाकिस्तान के इस नेटवर्क के जरिए बनी हुई है। बिल्कुल हमारे जनरल जी सर, क्योंकि वक्त का, मैं एक आखिरी कमेंट में ब्रिगेडियर थापर सर आपसे लेना चाहती हूं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत में नापाक साजिश होती रहती है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की, पर फिर भी पाकिस्तान ये समझने को नहीं समझता है कि अगर वो भारत की तरफ एक कदम उठाएगा तो भारत उसकी तरफ 4 कदम उठा के उसको परास्त कर देगा। देखिए, जो मोदी साहब ने पिछली बार किया, जो एयर स्ट्राइक की, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। मेरे हिसाब से वो पूरी इक्वेशन बदल गई है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अब पता है कि कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी हरकत होगी तो शक की सुई सीधा पाकिस्तान पे जाएगी, और अब ये नहीं है कि हिंदुस्तान चुपचाप बैठा रहेगा, 26/11 होगा तो हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। मोदी जी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसके माइंड में थोड़ा सा फियर और भय है कि अभी जो रिएक्शन है हिंदुस्तान की वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, इसलिए बड़ी सोच समझ के वो हरकत करेगा, अगर करेगा, और ऐसी एक ही हरकत करेगा जो कि जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो, और दूसरा जिससे कि सुई की उंगली उनकी तरफ ना जा सके। लोकल आदमी, लोकल गाड़ी, लोकल सपोर्ट, लोकल बारूद भी, कोई
पाकिस्तान की मार्किंग नहीं होगी, ताकि कल को हम जब उंगली उठाए तो बोलेगा हमने तो कोई मदद नहीं की, हमें प्रूफ दिखाइए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हुआ है जो एयरफोर्स हमने यूज की है पिछले बार। तो ये अब रिलेशन पूरा बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकत करता रहता है, भारत में आतंकी जाल बिछाना चाहता है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत अगर उसने एक भी आंख यहाँ पर देखी तो भारत उसको परास्त कर देगा और पाकिस्तान का शायद नामो निशान भी हट जाएगा। और लोकतंत्र में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।